हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उससे पहले एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी के बारे में एक दो बातें जान लें। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो कि एप्सिलॉन मैक्स के द्वारा दिखाई जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के जो इंटेंसिटी है वो ई मैक्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जैसा कि पहले भी हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। तो वो किन बातों पे निर्भर करती है? मुख्यतः मेनली इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। किसी भी ट्रांजिशन के होने की संभावना, जिसको पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इस पी का वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। एक यानी 100% चांस, और 0 मतलब कोई चांस नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, कोई संभावना नहीं उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के होने का, और एक मतलब 100% चांस है उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के होने का। The second factor is the target area of the absorbent system called as chromophore. क्रोमोफोर के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ज़रा सा आइडिया हम ले लेते हैं कि टारगेट एरिया, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई मॉलिक्यूल है और उसका कोई एक हिस्सा जहाँ पर असंतृप्तता है, और वो भी संयुग्मित द्विबंध है यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो बाकी वाला मॉलिक्यूल बहुत बड़ा जो भी होगा, लेकिन अगर उसमें अनसैचुरेशन नहीं है और वो भी कॉन्जुगेटेड और अनसैचुरेशन नहीं है, असंतृप्तता नहीं है इस प्रकार की, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो हिस्सा जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का इस तरह से चेन हो, तो वो क्रोमोफोर कहलाता है। और वही है टारगेट एरिया जिसके ऊपर अल्ट्रावायलेट यूवी स्पेक्ट्रम ने लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसकी इंटेंसिटी, उस जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है वो निर्भर करेगी कि टारगेट एरिया कितना बड़ा है। So Emax is equal to 0.87 into 10 to the power 20 P into A। तो यहाँ पर P जो है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यानी संक्रमण के होने की संभावना, और A टारगेट एरिया ऑफ द एब्जॉर्बिंग सिस्टम, दैट इज इन एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। तो कितने एरिया में कितना बड़ा है वो हिस्सा मॉलिक्यूल का, जिसमें कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की चेन है, उसका एरिया कितना है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में, तो वो निर्धारित करता है, वो डिसाइड करता है कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगी। तो ये दोनों, ये जो इंफॉर्मेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। हमने इससे पहले फॉरबिडन और अलाउड ट्रांजिशन पढ़े थे। फॉरबिडन ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन जो नहीं हो सकते और सिमेट्री सिलेक्शन रूल के द्वारा वो अलाउड नहीं है, और अलाउड ट्रांजिशन वो वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। तो आमतौर पे जो अलाउड ट्रांजिशन होता है उसका ई मैक्स यानी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का वैल्यू 10 to the power 4 के आसपास होता है, और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं जो कि सिमेट्री रूल या सिलेक्शन रूल के द्वारा जो अलाउड नहीं होते या सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते, वो ट्रांजिशंस भी नज़र आते हैं यूवी स्पेक्ट्रम में, लेकिन उनका जो इंटेंसिटी है, उनकी जो तीव्रता है सिग्नल की यूवी स्पेक्ट्रम में, वो कम होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है बिलो 1000 ई मैक्स। आमतौर पर इस प्रकार के फॉरबिडन ट्रांजिशंस वो जो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते, उनके ये इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होती है। सो आइए देखते हैं अब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में। देखिए, सोर्स ऑफ लाइट जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में है वो यूवी रेंज के लिए जो है हाइड्रोजन लैंप, और विजिबल रेंज के लिए टंगस्टन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो है तरह तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकते हैं उनको दिखाया गया है। आपको मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लो एनर्जी होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी का होता है, सिग्मा से ऊपर पाई बॉन्डिंग होती है,
और नॉन बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई के बीच में आता है, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम लेकिन नॉन बॉन्डिंग से ज़्यादा। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग जो है ये सिग्मा और पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उससे कम पाई एंटी बॉन्डिंग की। और आप देख सकते हैं कि सिग्मा की बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे कम और उससे ज़्यादा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की होती है। तो यह देखिए जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ये जो ट्रांजिशन है, उसी तरह से पाई बॉन्डिंग से लेके पाई एंटी बॉन्डिंग वाला जो ये दोनों ट्रांजिशंस हैं, ये जो है यूवी विजिबल रेंज में आते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे ट्रांजिशंस यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, या फिर पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, या सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, या सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये हाई एनर्जी ट्रांजिशंस हैं इन ट्रांजिशंस की तुलना में। तो ये जो ट्रांजिशंस हैं इनका जो लैम्डा है वो 190 से नीचे या 200 से नीचे होता है। और यहाँ इस रेंज में क्योंकि ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वैक्यूम में इन ट्रांजिशंस का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आमतौर पे जो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम ट्रांजिशंस का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, वो ये दोनों ट्रांजिशंस हैं जो कि पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो आइए देखते हैं इन जो ट्रांजिशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बीएससी में ज़रूर पूछी जाती हैं और एमएससी में भी पूछी जाती हैं। इसके साथ ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। आइए देखते हैं वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन्वॉल्व्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दोज आर एज फॉलोज। वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, जो कि अभी आपने देखा था। सबसे हाई एनर्जी ट्रांजिशंस हैं। Here HOMO, that is highest occupied molecular orbital is sigma बॉन्डिंग होता है, और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्यूपाइड का मतलब है कि भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, और अनऑक्यूपाइड का अर्थ है कि जिसके अंदर जिस ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि एंटी बॉन्डिंग भी हो और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो यहाँ जो सिग्मा है वो भरा हुआ या फिल्ड ऑर्बिटल है जो कि ऑक्यूपाइड है और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा। इससे ऊपर और पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यानी ये संतृप्त जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो देते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में एक दो बातें। और दिस इज सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन, सममितता के जो नियम है उसके हिसाब से ये अलाउड ट्रांजिशन है। हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है ये, और इस रेंज में ये सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन पाया जाता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्स बिलो 200, देखिए 180 to 400 नैनोमीटर में जो है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है। और यहाँ देखते हैं कि 200 से नैनोमीटर से नीचे जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। सो वैक्यूम यूवी टेक्निक इज़ यूज्ड, इसी वजह से वैक्यूम या निर्वात का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें फिर ऑक्सीजन होगा नहीं तो ऑक्सीजन का कोई सिग्नल यहाँ नहीं आएगा, केवल जो सिग्मा सिग्मा एस्टेरिस्क जो ट्रांजिशन है उसके सिग्नल ही आएंगे। दिस ट्रांजिशन इज़ लेस यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो ट्रांजिशन है वो खास उपयोगी नहीं है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये जो संकेत या एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है ऑर्गेनिक अज्ञात ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये जो सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन है वो संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन इत्यादि इसको प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजिशन के बारे में। द नेक्स्ट ट्रांजिशन इज N2 सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग से लेके जो है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक का जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे वो नेक्स्ट ट्रांजिशन है जो हम पढ़ रहे हैं। ये जैसा कि नॉन बॉन्डिंग लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हेट्रो एटम हो, और हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
सल्फर इत्यादि जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही ऐसे वाले एटम्स, ये एटम्स जिन यौगिकों में होते हैं वो इस N2 सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन को दिखाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन हेटेरो एटम विद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिबिट दिस ट्रांजिशन, यानी संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिनमें कि एक हेटेरो एटम हो कम से कम, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि, और उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर उन हेटेरो एटम के ऊपर हो। हेटेरो एटम यानी विषम एटम, यानी कार्बन के अलावा जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स होते हैं वो हेटेरो एटम कहलाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो भी आपको बताया था। तो वो इस संतृप्त यौगिक जिनमें ये एटम्स हों वो ये जो ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एस्टेरिस्क, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस ट्रांजिशन को एग्जिबिट करते हैं या शो करते हैं। सैचुरेटेड एल्कोहल्स, संतृप्त एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हैलाइड्स, ईथर्स, एमीन्स, ये इस चीज़ को, इस एन से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं, या नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को ये प्रदर्शित करते हैं ये सारे यौगिक। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इससे पहले भी जो सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन का इंफॉर्मेशन था कि वो संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाते हैं, ये जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एन से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन इज अ फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये जो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता वो वाला ट्रांजिशन है, लेकिन ये होता है इसी वजह से, क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसीलिए फॉरबिडन यानी सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है, सिलेक्शन रूल के अनुरूप नहीं है ये ट्रांजिशन, इसीलिए ये लेस इंटेंस है, इसकी तीव्रता जो है कम है, और जो इसका मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ई मैक्स या एब्जॉर्प्शन जो इंटेंसिटी है वो लेस देन 100 इसकी होती है, यानी वीक सिग्नल ये प्रदर्शित करता है। एन से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन सिग्मा से सिग्मा टू सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन। जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था कि एन से सिग्मा एस्टेरिस्क की एनर्जी जो है सिग्मा से सिग्मा एस्टेरिस्क से कम है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांजिशन की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इसकी ही होती है। The energy required for this transition increases with increase in electronegativity of the heteroatom। जो हेटेरोएटम है, चाहे वो हैलोजन हो या ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, या जो भी हेटेरोएटम हो, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता जैसे जैसे बढ़ेगी तो एन से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन का एनर्जी भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। sigma is more stable in this case, so sigma asterisk has more energy। जैसे जैसे विद्युत ऋणता बढ़ती है वैसे वैसे जो है सिग्मा जो है वो अधिक स्थायी होता चला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता के बढ़ने के साथ साथ, और सिग्मा ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो अस्थायित्वता है, या आप कह सकते हैं उसकी जो एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा हाई होगी जितना कि सिग्मा की एनर्जी कम होगी, और वो कम होगी, स्थायी होगी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेटेरोएटम की बढ़ती जाएगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन टू सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेटेरोएटम। उसी प्रकार से जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ चेंज है आता है इस एनर्जी का, ट्रांजिशन की एनर्जी का, उसी तरह से साइज के साथ भी जो है हेटेरोएटम के, उसके साथ भी एन से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन की एनर्जी में परिवर्तन आता है। तो देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन टू सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द हेटेरोएटम, यानी हेटेरोएटम का साइज जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही एनर्जी जो है एन से सिग्मा एस्टेरिस्क की वो घटती चली जाएगी। देखिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हैज़ लेस एनर्जी, क्योंकि जैसे ही साइज बढ़ता चला जाता है किसी एटम का, उसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये नाभिक है, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है,
ये नाभिक है और इस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, और ये नाभिक है और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जहाँ साइज़ छोटा है वहाँ स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, और इस जहाँ साइज़ बड़ा है एटम का वहाँ लूजली बॉन्डेड होगा। लूजली बॉन्डेड होने की वजह से जो है उसकी जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ कम होती है। इसी तरह से सिग्मा एस्टेरिस्क की भी एनर्जी कम होगी, और उसी हिसाब से जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो जिस एनर्जी की आवश्यकता है N2 सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन के लिए एटम के बढ़ते हुए साइज के साथ वो एनर्जी घटती जाती है। उसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लैम्डा मैक्स फॉर MECl मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो देखिए मिथाइल क्लोराइड का साइज़ है कम और आयोडाइड का साइज़ है बड़ा। तो इसमें आप देखें कि जैसे ही बड़ा साइज़ है उसके साथ लैम्डा जो है मैक्स उसका वैल्यू भी है ज़्यादा। लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा यानी एनर्जी जो है वो कम। तो हम देखते हैं कि साइज़ के बढ़ने से बड़ा साइज़ का एटम होने पर एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट वो कम होती है। तो इस वाले इंफॉर्मेशन को आप ज़रूर जैम या नेट के एग्जामिनेशंस के लिए अपने पास रखिएगा, क्योंकि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एन से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन जो है लैम्डा मैक्स डिपेंड्स ऑन एच बॉन्ड फॉर्मेशन, नॉन एच बॉन्ड फॉर्मेशन। जो इसका जो एनर्जी सिग्मा एन से सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन का होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। आपको मालूम है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और अगर वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो तो इस तरह का जो ऑक्सीजन होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आप देखें कि जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होता है तो लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू है वो कम होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो 2-3 इंफॉर्मेशंस आपको इस स्लाइड में मिले हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आएंगे और MSc में भी इसको पूछा जाता है। ग्रेजुएशन में भी अगर आप अपना अच्छा आंसर बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ऊपर तो ये इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखिए नेक्स्ट ट्रांजिशन है पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन। जैसा कि इस ट्रांजिशन से देखकर पता पड़ता है कि ये असंतृप्त यौगिक या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें पाई बॉन्ड हैं वो इस ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज एग्जिबिटेड बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। असंतृप्त यौगिक इस ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं। कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। उन ऐसे कंपाउंड जो कि जिनके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें की असंतृप्तता यानी पाई बॉन्ड होते हैं। असंतृप्तता तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन पाई बॉन्ड जिसके अंदर हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांजिशन इज लेसर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा टू सिग्मा एस्टेरिस्क ट्रांजिशन एंड N टू पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन। सो इन दोनों ट्रांजिशन की तुलना में ये जो पाई से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी कम है। वो जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने शुरुआत में देखा था उसमें भी ये चीज़ समझ में हमें क्लियरली आ रही थी। दिस ट्रांजिशन इज़ एन अलाउड ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल के अनुसार ये है ये ट्रांजिशन है, इसलिए ये अलाउड ट्रांजिशन है, और इसी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी या तीव्रता होगी वो हाई होगी। इंटेंसिटी ऑफ दिस ट्रांजिशन इज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, यानी इसके जो Emax की वैल्यू है वो काफ़ी हाई होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजिशन इज़ ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है, अलाउड ट्रांजिशन है, इसीलिए इसके होने की संभावना इस ट्रांजिशन के होने की संभावना भी ज़्यादा है, हाई है। The absorption due to this transition occurs in the ordinary region of ultraviolet spectrum. UV visible का जो ordinary region है उसमें ये transition पाया जाता है, यानी वैक्यूम वाले हिस्से में नहीं पाया जाता, नॉर्मल हिस्से में पाया जाता है, नॉर्मल रीजन में, अल्ट्रावायलेट के रीजन में पाया जाता है। एल्कीन्स, एल्काइंस, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एजो, नाइट्राइल्स, एमाइड्स इत्यादि
ये जो है कंपाउंड दीज शो दिस ट्रांजिशन। सो पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन ये सारे यौगिक प्रदर्शित करते हैं और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन जो है on lambda max values are understood by Woodward-Pfizer rules for unsaturated compounds। तो इन जो पाई से पाई एस्ट्रिक्स ट्रांजिशन पर प्रतिस्थापितों यानी सब्स्टिट्यूएंट्स, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री या संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला का बड़ा हो जाना, एक्सटेंशन हो जाना और भी अधिक बढ़ते चले जाना, विस्तार हो जाना, इन सब चीज़ों का लैम्डा मैक्स की वैल्यू पर असर पड़ता है। और वो जो असर है, जो इफेक्ट है, वो वुडवर्ड फाइजर नियम के द्वारा समझा जा सकता है, जो कि हम आगे अलग से वुडवर्ड फाइजर रूल पढ़ेंगे। उसमें हम ये सारे जो इफेक्ट्स हैं पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन के ऊपर, वो हम उसका जो इफेक्ट है वो वहाँ पर स्टडी करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट ट्रांजिशन है वो एन टू पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन है और सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन है। ये सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है और दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी बट इट्स इंटेंसिटी इज लो बिकॉज इट इज सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन है, सममितता के अनुरूप नहीं है। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि अगर ग्राउंड स्टेट और अपर स्टेट की जो सममितता है, सिमेट्री सेम होती है, तो वो सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है। जब दोनों की जो सिमेट्री अलग अलग होती है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की, उसको हम सिमेट्री फॉरबिडन या सममितता का पालन नहीं करने वाला ट्रांजिशन कहा जाता है। यहाँ देखिए नॉन बॉन्डेड जो ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो दोनों की सममितता एक जैसी नहीं होगी, इसीलिए इसे सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। इसकी एनर्जी कम है। इस संक्रमण के लिए यानी नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग तक जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ज़रूरत कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इस वजह से इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम होगी, क्योंकि इसके होने की संभावना इस संक्रमण के होने की संभावना कम होती है, प्रोबेबिलिटी इसकी कम होती है। Compounds which have double bonds or triple bonds between carbon and heteroatom show this transition। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और किसी हेटेरोएटम के बीच में ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे यौगिक जो हैं ये N2pi एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं। आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये वाले इन्फॉर्मेशंस। ग्रुप्स कौन से हैं, सिमेट्री फॉरबिडन कौन से हैं और अलाउड ट्रांजिशंस कौन से हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, कौन से यौगिक जो हैं किस किस प्रकार के ट्रांजिशंस देंगे, वो हमने आज जाना। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, साथ ही ग्रेजुएशन और पीजी के नज़रिए से भी ये इम्पॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, कीप ऑन मेकिंग नोट्स, बाय।